नमस्कार साथियों, मैं सुशील राजपूत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है जीके जोश। अब देखिए दोस्त, हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है। यदि आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार जाके जरूर देखिए। और यदि आपको लगता है कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब देखिए दोस्त, आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये लगा लो ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े हाई लेवल एग्जाम को कवर करता है। यानी कि जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोइल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा सोइल। सोइल को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी। सोइल को हम क्या बोलते हैं? मिट्टी। आज हम डिस्कस करेंगे मिट्टी के बारे में। अब मिट्टी को लेकर आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बन चुके हैं, स्टार्टिंग से डिस्कस कर रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन बनता दोस्त कि स्टडी ऑफ सोइल क्या होती है। स्टडी ऑफ सोइल, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को बोलते हैं पेडोलॉजी। आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है। स्टडी ऑफ सोइल क्या होती है? पेडोलॉजी होती है। और जैसे कि मैंने एग्जाम की बताई कि भाई ये एग्जाम कैसे क्या कवर करेगा। देखो दोस्त, जो सोइल है, अगर मैं बात करता हूँ आपके जितने भी हो गए टेट वाले एग्जाम, यानी कि टीचिंग वाले जितने भी लेवल के एग्जाम हो गए, चाहे आपका DSSB है, KVS है, आपका CTET है, STET है, सभी एग्जाम में आता ही आता है सोइल। लेकिन इसके साथ में हाई से हाई एग्जाम की अगर बात करें, यूपीएससी का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, उनमें आपको इस सोइल से जुड़े हुए क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। पहला ही क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, स्टडी ऑफ सोइल क्या होती है? पेडोलॉजी। डिस्कस कर लेते हैं जो सोइल होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो ये होती है 8 टाइप्स। यानी कि जो सोइल होती है, टाइप्स ऑफ सोइल, वो कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। अब एक एक सोइल को एक एक पॉइंट के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे कि किस सोइल से कितने क्वेश्चन आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं डिस्कस करूंगा मिट्टी की लेयर के बारे में। मान लो ये क्या है? मिट्टी। आपकी जो मिट्टी है वो कितनी लेयर में डिवाइड होती है? जो आपकी मिट्टी होती है वो 4 लेयर में डिवाइड होती है। आपकी मिट्टी कितनी लेयर में डिवाइड होती है? 4 लेयर में। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनिक ओरिजिन। ऑर्गेनिक ओरिजिन, ऑर्गेनिक ओरिजिन बोलते हैं। इसके ठीक ठीक नीचे यहाँ पे पड़ेगी सोइल, इसके ठीक नीचे आएगी सब सोइल, और जो सबसे लास्ट में लेयर रहती है ये होती है मिनरल्स लेयर। मिनरल्स लेयर यानी कि देखो, जो आपका ऑर्गेनिक ओरिजिन होता है इसी को हम बोलते हैं जैविक सतह। जैविक सतह। यहाँ पे सेकंड जो लेयर होती है ये आपकी प्रॉपर होती है, किसकी? मिट्टी की। और जो थर्ड लेयर होती है ये होती है उप मिट्टी की। उप मिट्टी यानी कि मिट्टी का ही भाग होता है। और सबसे लास्ट में कौन सी हो गई? ये खनिज लेयर हो गई, यानी कि खनिज लेयर या खनिज सतह बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो दोस्त, जो आपके सेकंड और थर्ड लेयर है इन दोनों को मिलाकर एक नाम दिया गया है। इन दोनों लेयर को हम डिनोट करते हैं सोलम शब्द से। सोलम। जो आपकी सेकंड लेयर होती है मिट्टी के अंदर, जो थर्ड लेयर होती है, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? सोलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलम। अब इसी के साथ में आपको यहाँ पे एक की पॉइंट बताता हूँ। अगर वो की पॉइंट आपको याद होता है तो ये टॉपिक यहीं पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वो की पॉइंट क्या रहेगा वो देखिए। आपका जो की पॉइंट रहेगा, आपको याद रखने के पॉइंट में कुछ एलिमेंट, वे एलिमेंट कौन से रहेंगे आपको याद रखना है। सिलिकॉन, हुमस, सिलिकॉन, हुमस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फेरस। ये आपके क्या हो गए? कुछ एलिमेंट्स हो गए। सिलिकॉन, हुमस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फेरस। याद रखना दोस्त, जो आपके पहले 4 है यानी कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, हुमस और सिलिकॉन, ये होते हैं वाटर सोलूबल। वाटर सोलूबल, ये होते हैं वाटर सोलूबल यानी कि जल में घुलनशील। जल में घुलन, जल में घुलनशील होते हैं। लेकिन लास्ट वाले 2 की बात करता हूं जिसमें कौन सा आता है? एल्यूमिनियम और फेरस आता है। ये क्या होते हैं? जल में अघुलनशील होते हैं, ये जल में नहीं घुलते। अब इसी के साथ में देखिए दोस्त,
मैंने ये जो आपको ये लाइनें लिखवाई है, ये जो एलिमेंट लिखवाई है, याद रखना ये सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? सोइल के अंदर। ये प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और इन्हीं के कारण आपकी टाइप्स ऑफ सोइल बढ़ती है कि वो 8 प्रकार की है। तो है कैसे? मतलब हर मिट्टी के अंदर किसी न किसी तत्वों की मात्रा ज़्यादा या फिर क्या होगी? कम होगी। और उन्हीं को लेकर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक एक टाइप के साथ। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो कि आपने पढ़ी हुई होगी। हम डिस्कस करेंगे एक मिट्टी के बारे में जिसका नाम है लेटराइट। लेटराइट सोइल। जो लेटराइट मिट्टी होती है, हिंदी में इसे लेटराइट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटराइट। हिंदी में भी इसे क्या बोलते हैं? लेटराइट बोलते हैं। लेटराइट मिट्टी। लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि लेटराइट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसी को बोलते हैं हल्की लाल मिट्टी। हल्की लाल मिट्टी, इसी को बोला जाता है हल्की लाल मिट्टी। हल्की लाल मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? लेटराइट मिट्टी को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसी पॉइंट को लेकर कि हल्की लाल मिट्टी क्यों कहा जाता है, ऐसे क्या बात हो गई इसके अंदर। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, पहली बात, हल्की लाल मिट्टी कहा जाता है। एक पॉइंट और याद रखना कि ये मिट्टी मिलेगी कहाँ पे आपको? जो लेटराइट मिट्टी यह हमेशा प्रेजेंट होती है जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से अबो क्या होता है? रेनफॉल। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या होती है? वर्षा होती है। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपकी क्या होगी? मिट्टी। और मैंने आपको बताया कि जो आपकी मिट्टी है वो कितनी लेयर में डिवाइड है? 4 लेयर्स में। पहले को नाम दे लेते हैं ओ, यानी कि ऑर्गेनिक ओरिजिन। दूसरी को ए, ये बी और ये सी। हम इनको डिनोट कर लेते हैं ए, बी और सी। और ऊपर वाली का क्या नाम दिया हमने? ओ। अब देखिए दोस्त, पहला ही क्वेश्चन क्या आता है, वापस आइए यहाँ पे। जो आपका ऑर्गेनिक ओरिजिन है, आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि जो ऑर्गेनिक ओरिजिन है इसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? आपको पेड़ पौधे, आपको क्या मिलेंगे? पेड़ पौधे भी देखने को मिलेगी। और इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा ग्रासलैंड। एक तो क्या? ग्रासलैंड। ग्रासलैंड मिट्टी की कौन सी लेयर पे होता है? तो वो किस लेयर पे होता है? जैविक स्तर या ऑर्गेनिक ओरिजिन पे प्रेजेंट होता है। पेड़ कौन सी लेयर में देखने को मिलता है? ऑर्गेनिक ओरिजिन में। पौधे यानी कि प्लांट्स, वो सारे इसी में मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया कि 200 सेंटीमीटर से जहाँ पे रेनफॉल होता है वहीं पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? लेटराइट मिट्टी मिलेगी। अब है क्या, मैंने आपको बताया कि ये जितने भी तत्व होते हैं जैसे कि सिलिकॉन, ह्यूमस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और फेरस, ये सारे के सारे तत्व कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके ऑर्गेनिक ओरिजिन यानी कि मिट्टी की ऊपर वाली लेयर पे प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ऊपर क्या है? ये क्लाउड। ये क्या हो गए? आपके क्लाउड हो गए। क्लाउड क्या करेंगे? ज़्यादा मात्रा में रेनफॉल करेंगे। ज़्यादा मात्रा में क्या करेंगे? रेनफॉल करेंगे। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा? वाटर इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा? वाटर इकट्ठा हो जाएगा। अब इसके अंदर जो मिट्टी के अंदर तत्व प्रेजेंट है कौन कौन से? सिलिकॉन, ह्यूमस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। मतलब पहले 4 ये वो तत्व है जो पानी के साथ घुल जाते हैं। अब ये पानी के साथ क्या हो जाएंगे? यहाँ पे घुल जाएंगे। और घुलने के बाद ये पानी के मतलब जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, उन्हीं के द्वारा होते हुए ये कहाँ पे आ जाएंगे? लास्ट वाली लेयर में आ जाएंगे। यानी कि सिलिकॉन, ह्यूमस, कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके ऊपर वाली लेयर से कौन सी लेयर में आ गए? सी वाली लेयर, जिसका नाम क्या है? मिनरल्स लेयर। मिनरल्स लेयर में आ गई। लेकिन ऊपर अभी भी कौन से तत्व बचे हुए हैं? एल्यूमिनियम और फेरस। कौन से बचे हुए हैं? एल्यूमिनियम और फेरस बचे हुए हैं। अब यहीं पे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे क्या कहा जाता है? हल्की लाल मिट्टी। देखो इसमें क्या रहा है? लाल मिट्टी, लेकिन कैसी है? ये हल्की हो चुकी है। अब हल्की क्यों है? देखो यहाँ पे ऊपर मिट्टी के ऊपर 2 ही तत्व बचे हैं, बाकी सारे के सारे पानी के साथ घुलकर, यानी कि देखो पानी के साथ घुलकर इन तत्वों का जमीन के अंदर में जाना एक प्रोसेस के द्वारा होता है। और इस प्रोसेस को बोलते क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं लिंचिंग। इसको क्या बोलते हैं? लिंचिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि हिंदी में हम इसे बोलते हैं निक्षालन। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं?
लिक्सालन। और आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, वो बताता हूँ अभी। देखो लिक्सालन प्रक्रिया जिसे बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस, उसके द्वारा ये तत्व कहाँ पे आ गए, मिनरल्स लेयर में। लेकिन ऊपर वाली जो लेयर है अभी भी वहाँ पे दो तत्व बचे हुए हैं। एक तो कौन सा है, एल्यूमिनियम, दूसरा कौन सा है, फेरस। फेरस यानी कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, आयरन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोहा। और किसी भी चीज का लाल रंग वो किसके कारण होता है, आयरन के कारण होता है। किसी भी चीज का लाल रंग वो किसके कारण होता है, आयरन के कारण होता है। लेकिन देखो लाल रंग तो है लेकिन ये कैसा है, हल्का। अब हल्का लाल रंग किसके कारण हुआ, क्योंकि यहाँ पे आयरन फेरस के साथ में प्रेजेंट है, क्या, एल्यूमिनियम। तो इसका हल्का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, एल्यूमिनियम प्लस फेरस के कारण। और ये आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो लेटराइट मिट्टी है उसे हल्की लाल मिट्टी कहा जाता है। वाई, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है एल्यूमिनियम प्लस में फेरस। इनकी प्रेजेंसी के कारण इसका रंग हल्का लाल होता है। और ये जो मिट्टी होती है लेटराइट मिट्टी कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। और इसी के साथ में ये हो गई आपकी प्रक्रिया, यानी कि जो लेटराइट मिट्टी है इसका फॉर्मेशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है, तो वो प्रोसेस कौन सी रहेगी आपकी, लिंचिंग रहेगी। कौन सी रहेगी, लिंचिंग प्रोसेस। इसी के द्वारा ये मिट्टी आपकी बनती है। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि ये मिट्टी किन किन एरियो में पाई जाती है। अब एरिया को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या, हमने पीछे एक टॉपिक ऑलरेडी डाल चुके हैं। वो डाला था हमने मानसून के ऊपर, वो हमने डाला था मॉनसून के ऊपर कि इंडिया में जो मॉनसून है वो कैसे क्या होती है। हमने 3 टाइप के मॉनसून डिस्कस किए थे, जिनमें से कौन कौन से थे, नॉर्थ ईस्ट, एक था नॉर्थ ईस्ट मानसून और एक था प्री मानसून। अब यहाँ पे देखिए, लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ही मानसून जिसका नाम क्या रहेगा, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इस वाले प्रोसेस से। तो सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल है वो कौन से भाग में कराएगा, इस वाले भाग में। ये आपका हो गया ईस्टर्न घाट, ये आपका कौन सा हो गया, वेस्टर्न घाट। यानी कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो रेनफॉल होगी जहाँ पे, वहीं पे कौन सी मिट्टी मिलेगी आपको, लेटराइट मिट्टी मिलेगी। जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होगी वहीं पे लेटराइट मिट्टी मिलेगी। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल किस भाग में होती है, इस भाग में। वो किसके कारण होती है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण, साउथ वेस्ट मानसून के कारण होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा। तो इस लेयर यानी कि इस भाग के अंदर आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी वो इन भाग में आपको देखने को मिलती है। अब इसी के साथ में देखिए, आपका यहाँ से जब जाएंगे ये पड़ेगा बांग्लादेश। बांग्लादेश के ठीक यहाँ पे पड़ता है असम। यहाँ पे क्या पड़ता है, असम। यानी कि आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट और प्लस में असम, यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होता है। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल क्यों होता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, साउथ वेस्ट मानसून। और मानसून के ऊपर हम पूरा टॉपिक अपलोड कर चुके हैं, यदि आपने वो नहीं देखा है और यदि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक बार जाके उसे जरूर देखिए। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या क्वेश्चन आता है। ये जो लेटराइट मिट्टी है, ये जो लेटराइट मिट्टी है इसके अंदर खेती कौन सी की जाती है। मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर जिसे हम बोलते हैं खेती। तो खेती कौन सी की जाती है, आपने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा और उसी के अंदर आपने सुना होगा किसके बारे में, आपने सुना होगा दोस्त हॉर्टिकल्चर के बारे में। आपने सुना होगा हॉर्टिकल्चर, आपने पढ़ा होगा हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को हम बोलते हैं बागबानी, बागबानी कृषि। तो सिंपल सी बात, जो लेटराइट मिट्टी होती है उसके अंदर कौन सी खेती की जाती है, बागबानी खेती की जाती है। अब बागबानी खेती से लेके क्या क्वेश्चन आया आपके, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया कि जो लेटराइट मिट्टी है वो कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या होती है, रेनफॉल, वर्षा होती है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और इसी के साथ में मैंने आपको बताया कौन सा भाग आपका, असम वाला, असम वाला हो गया। मतलब ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा अभी, तो इन भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट
मिट्टी पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी से मैंने अभी बताया कि यहाँ पे कृषि की जाती है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर जिसे हम बोलते हैं बागवानी, बागवानी कृषि, जिसे हम बोलते हैं बागवानी कृषि बोलते हैं। बागवानी कृषि की जाती है। अब ये जो बागवानी कृषि है किन किन एरियो में की जाती है, किन किन, या फिर फसलें देख लेते हैं यहाँ पे, क्रॉप्स कौन सी रहेगी आपकी, फसलें। जो हॉर्टिकल्चर है इसके अंदर फसलें कौन कौन सी आती है, इसके अंदर फसलें आती है टी, जिसे हम क्या बोलते हैं, चाय, आपकी कॉफ़ी, कहवा, और आपकी रबड़। क्या भाई, रबड़। रबड़ की भी क्या की जाती है, खेती की जाती है, पेड़ उगाए जाते हैं। टी, कॉफ़ी, रबड़, ये सारी फसलें किस में आती है, हॉर्टिकल्चर, बागवानी में आती है। अब यहीं से आपका क्वेश्चन बना वो देख लीजिए क्या, कि जो टी है वो कहाँ पे, असम के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। कॉफ़ी कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक वाला ये एरिया देखो, ये नीचे हो गया केरल, उसके ऊपर कर्नाटक, आपका महाराष्ट्र, नीचे कौन सा हो गया, गोवा। यानी कि इन एरियो में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। और लेटराइट मिट्टी बागवानी कृषि के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, और बागवानी कृषि में ये फसलें होती है। रबड़ कहाँ पे, केरला, रबड़ कहाँ पे, केरला। और ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा टी कहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पे होती है, और सबसे ज़्यादा रबड़ कहाँ पे होती है। ये है कहाँ का, इंडिया के अंदर का। ये कहाँ का हो गया, इंडिया के अंदर का। अभी इसी से रिलेटेड डाटा देख लेते हैं, किसका, वर्ल्ड का, कि वर्ल्ड के अंदर ये फसलें कहाँ कहाँ पे होती है। अगर मैं वर्ल्ड में टी की बात करता हूँ तो इसका प्रोडक्शन करता है कौन, चाइना। कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील, और बात करें रबड़, रबड़ में आपका रहेगा थाईलैंड, रबड़ में आपका कौन सा रहेगा, थाईलैंड। ये करता कौन, वर्ल्ड, और ये कौन सा रहेगा आपका, इंडिया, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन। और मैं बता चुका हूँ कि इसको हल्की लाल मिट्टी और कैसे क्या रहता है, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ से टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बनेगा। आपसे डायरेक्ट ये तो क्वेश्चन पूछ लेता कि लेटराइट मिट्टी बनती कैसे है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो कैसे बनती है, लिंचिंग प्रक्रिया के द्वारा। लिंचिंग प्रक्रिया है क्या, पानी का नीचे की तरफ जाना। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इसका हल्का, इसे जो लेटराइट मिट्टी इसे हल्की लाल मिट्टी कहा जाता है। तो हल्की लाल मिट्टी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम प्लस में फेरस प्रेजेंट होता है, जिससे इसका रंग क्या हो जाता है, हल्का लाल हो जाता है। कहाँ पे मिलती है, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल किन किन एरियो में होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए दोस्त, यहाँ पे दिखाई दे रहा असम वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र, नीचे गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला। यहाँ पे क्या होती है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है। और वो रेनफॉल किसके कारण होती है, साउथ वेस्ट मानसून के कारण। मानसून नहीं पड़ा तो जरूर पड़ी। इसके अलावा मैं बात कर चुका हूँ क्या, ये कौन सी कृषि की जाती है लेटराइट मिट्टी के अंदर, तो वो की जाती है बागवानी, और बागवानी या जिसे हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। और इसके अंदर फसलें कौन कौन सी आती है, आपकी टी, कॉफ़ी और रबड़। और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है ये सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में होती है, कौन से राज्य में होती है। इसके अलावा ये जो डाटा रहता है ये रहता है आपका वर्ल्ड का, कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे कैसे क्या रहता है। अब डिस्कस करते हैं अगली मिट्टी। तो देखिए दोस्त, अब डिस्कस करते हैं आपकी नेक्स्ट सॉइल। अब देखो, जो अगली मिट्टी रहेगी आपकी, उसको समझने से पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसका नाम है वोल्केनिज्म। उसमें आपने दो टर्म सुनी होगी, एक तो होता है मैग्मा और एक होता है लावा। मैग्मा और लावा। जो मैग्मा होता है ये ज़मीन के अंदर होता है, और जो लावा होता है वो ज़मीन के बाहर होता है। इनके कलर में भी डिफरेंस होता है, वो कैसे क्या वो देखिए। पहली बात, अगर मैं मैग्मा की बात करता हूँ, ये होता है ज़मीन के नीचे। तो सिंपल सी बात, अगर ज़मीन के नीचे है तो ये ऑक्सीजन के टच में नहीं आएगा। ऑक्सीजन के टच में अगर नहीं आया तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो ये आपका आंसर रहेगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इसका ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। जो मैग्मा होता है इसका ऑक्सीकरण नहीं होता, लेकिन जो लावा होता है इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और यही रीजन होता है कि इसका ऑक्सीडेशन न होने के कारण इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, रेड। लेकिन इसका ऑक्सीडेशन होने के कारण इसका कलर हो जाता है कैसा, ब्लैक। अब होगा क्या, जो मैग्मा है ये ज़मीन के अंदर ठंडा होने के बाद
एक रॉक्स बनाता है जिसका नाम है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट रॉक्स कौन सी रॉक्स बनाता है? ये ग्रेनाइट रॉक्स बनाता है। और ये जमीन के बाहर ठंडा होने के बाद बेसाल्ट रॉक्स बनाता है। ये बनाता है बेसाल्ट रॉक्स बनाता है। अब है क्या, ये रॉक्स है, जरूरी नहीं है कि इनका सारा का सारा पार्ट्स क्या होगा, सॉलिड होगा। इनका जो वीक पोर्शन होता है वो टूट कर क्या बनाएगा, एक मिट्टी बनाएगा। ये कैसी मिट्टी बनाएगा? ये बनाएगा लाल मिट्टी, क्योंकि इसका कलर कैसा है, रेड है। और ये टूटने के बाद कैसी मिट्टी बनाएगा, ब्लैक मिट्टी, क्योंकि इसका कलर कैसा है, ब्लैक है। ये बनाएगा ब्लैक सोइल और ये बनाएगा रेड सोइल। इसे हम बोलते हैं लाल मिट्टी और इसे हम क्या बोलते हैं, काली मिट्टी। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि लाल मिट्टी कैसे बनती है और काली मिट्टी कैसे बनती है। ये मैंने सारा शॉर्ट टर्म में आपको लिख के दिया है। अब यहाँ पे देखिए दोस्त, सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है ब्लैक सोइल से, जिसे हम बोलते हैं काली मिट्टी। जो काली मिट्टी होती है इसका जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6.5 to 7.5 होती है। अगला क्वेश्चन आता है, जो लाल काली मिट्टी होती है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं नोन एज रेगुर मिट्टी, रेगुर सोइल। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रेगुर मिट्टी के नाम से। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला आपका क्वेश्चन आता है, ये आ चुका आपके एग्जाम में, रेगुर मिट्टी, और इसी को कहा जाता है ब्लैक कॉटन सोइल, ब्लैक कॉटन सोइल, यानी कि इसे बोलते हैं काले कपास की मिट्टी, काले कपास की मिट्टी। यानी कि सबसे ज़्यादा जो कपास होता है वो किस मिट्टी में होता है, काली मिट्टी के अंदर होता है। किस मिट्टी के अंदर होता है, काली मिट्टी के अंदर। और यदि मैं कपास को लेकर बात करता हूँ, यदि मान लो पूरे वर्ल्ड के अंदर 100% कॉटन यानी कि कपास होता है, तो इस 100% का 35% जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, इंडिया में। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन कौन करता है, अपना इंडिया करता है। और कितना करता है, 35%, टोटल का 35% यहाँ पे प्रोडक्शन करता है। ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। डिस्कस करते हैं किसको लेकर, रेड सोइल को लेकर। जो रेड सोइल है इसका जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 5 to 8 तक होती है। कितनी होती है, 5 to 8 तक होती है। और इसका रेड कलर किसके कारण होता है, किसके कारण होता है? तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ का जो रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है, रेड होता है आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण किसी भी चीज़ का कलर कैसा होता है, रेड होता है। अब देख लेते हैं इनके एरिया के बारे में कि किन किन एरियो में ये मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पे देखिए, हमने डिस्कस किया है अब तक एक मिट्टी डिस्कस की हमने, ये आपका हो गया दोस्त इंडिया। भावना को समझना, काफ़ी अच्छा बन गया ये। देखिए दोस्त, मैंने आपको बताया कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लैटेराइट मिट्टी। हमने ऐसे ही डिनोट किया था, बिल्कुल। इसके ठीक ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, एमपी और वापस यहीं तक जाना पड़ेगा, ये वाला पड़ता है ब्लैक सोइल का। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सोइल, काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी। और इसके साथ ये वाला जो पोर्शन रहेगा, यानी कि यहाँ पे उड़ीसा हो गया, एमपी का कुछ एरिया, एपी, तेलंगाना और तमिलनाडु का वाला एरिया, यहाँ पे पाई जाती है रेड सोइल। यहाँ पे कौन सी पाई जाती है, रेड सोइल। इन एरिया में पाई जाती है। अब इसके ठीक ऊपर ये वाला जो एरिया है ये रहेगा किसका, राजस्थान का। और राजस्थान का ये वाला जो एरिया है यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी, डेजर्ट सोइल। यहाँ पे कौन सी पाई जाएगी, डेजर्ट सोइल पाई जाएगी। ये वाली कौन सी रहेगी, डेजर्ट सोइल। यानी कि एरिया आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा एरिया की बात करें तो कौन सा रहेगा, राजस्थान। राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, डेजर्ट, डेजर्ट सोइल, यानी कि मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अगर मैं मरुस्थल की ही बात करता हूँ, इंडिया के टोटल एरिया, अगर मान लो इंडिया का टोटल एरिया 100% है, तो 100% के 5% भाग में कौन क्या पाए जाते हैं, ओनली डेजर्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डेजर्ट। टोटल एरिया के 5% भाग में क्या है, डेजर्ट है। अब जो आपके डेजर्ट है वो भी कैसे, क्या क्वेश्चन आया वो देख लीजिए। क्वेश्चन आता है कि इंडियाज हॉटेस्ट, हॉटेस्ट यानी कि गर्म की बात कर रहा हूँ, हॉटेस्ट डेजर्ट, डेजर्ट
इन इंडिया। भारत का सबसे गर्म मरुस्थल और भारत का सबसे ठंडा कोल्डेस्ट। भारत के अंदर दो मरुस्थल पाए जाते हैं, एक तो कैसा गर्म, एक है ठंडा। तो ठंडा डेजर्ट कौन सा है, आपने पढ़ भी रखा होगा, लद्दाख। ठंडा डेजर्ट कौन सा, लद्दाख। और गर्म कौन सा है, आपका गर्म पड़ेगा थार। थार कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान के अंदर। लद्दाख कहाँ पे पड़ता है, आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। जो थार डेजर्ट है, जैसे कि मैंने बताया पूरे एरिया में 5% है, तो जो थार वाला डेजर्ट है ये फैला हुआ है 3.4% भाग में, और जो लद्दाख वाला है ये फैला हुआ 1.6% भाग में। और यदि दोनों को मिला दिया जाता है तो कितना बनेगा, आपका 5% एरिया बनता है। अब यहीं पे देखें दोस्त, हमने अब तक के 4 टाइप्स हमने डिस्कस किए, किसकी, सोइल की। अभी भी आपकी बची हुई है कितनी, 4। उसके लिए रहेगा आपका नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।